हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। माफ़ करिएगा साथियों, कुछ तबीयत में खराबी होने के कारण कुछ दिनों का गैप हो गया और अब आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं फिर से वीडियोस। तो ऑर्डर में हम 9वें नंबर पॉइंट तक पढ़ चुके थे। ये हम वो पढ़ रहे थे जो PACL ने सेबी को अपने बचाव में जवाब दिए हैं लिखित में और मौखिक रूप से। तो 9 पॉइंट तक हमने समझा कि PACL किस प्रकार से झूठ बोल रही थी, किस प्रकार से अपनी हर एक चीज़ का बचाव ये कहकर कर रही थी कि एक तो हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, दूसरा हमारे निवेशकों को, एजेंटों को सब पता है, जब उनको ही आपत्ति नहीं है तो आपको क्या आपत्ति है। तो ये सरासर झूठ बोले जा रही थी। अब 10वें नंबर पॉइंट से देखते हैं कि और क्या-क्या झूठ बोला PACL ने सेबी से और आपके सीनियर ने आपसे। इसमें देखिए PACL साफ ये कह रही है कि जो भी संपत्ति हमारे पास रहती है, जिसकी कस्टमर पेमेंट करता है, चाहे IPP से शुरुआत कर दे किश्तें भरने की या CDPP में एक मुश्त में वो पेमेंट कर दे, ऐसी संपत्ति पर फिर PACL का कोई अधिकार नहीं होता, ना कंट्रोल होता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ना ही वो किसी तरीके की चार्ज उसमें से ले सकती है। PACL सिर्फ करती क्या है, वहाँ पे डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, उसका कब्जा नहीं होता। इसीलिए आपकी संपत्ति जिस पे PACL का कोई अधिकार नहीं है, वो आज की तारीख में लोढ़ा कमेटी के पास जब्त हैं और जिस पर ये लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं। सिर्फ 10% संपत्तियाँ लोढ़ा कमेटी के पास जब्त हैं और 90% संपत्ति पर ये लोग आज भी चरस गांजे की खेती कर रहे हैं और लिख के क्या दे रहे हैं कि इसमें कब्जा तो हम कभी लेते ही नहीं हैं। इसमें सिर्फ हम विकसित करते हैं ज़मीन को, बाकी सारे अधिकार हमारे निवेशकों के होते हैं। इसके अलावा ये कह रही है कि अंत में जो हम एक मार्केटिंग सर्विस देते हैं ग्राहक को, यानी कि अगर उनको प्लॉट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये भी हम तभी उनको प्रोवाइड कराते हैं पैसा या उनकी प्रॉपर्टी हम किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करवाते हैं, जब कस्टमर हमसे खुद रिक्वेस्ट करता है। यानी आप उनसे मिन्नतें करते हैं कि नहीं, नहीं भाई मेरे को संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। तो फिर PACL आपको प्रॉपर्टी नहीं देती, पैसा देती है। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो आपको प्रॉपर्टी ही देगी। ऐसा PACL ने सेबी से कहा है। इसके अलावा ये ग्राहक की स्वयं की इच्छा है कि वो उस संपत्ति को रखना चाहता है अपने पास, इस्तेमाल करना चाहता है या उसको सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से PACL सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है, यानी आपको सिर्फ सेवा देती है और इसके अलावा ये डेवलपमेंट सर्विसेज भी देती है, विकास करती है आपकी संपत्ति का और मार्केटिंग सर्विस देती है। यानी अंत में अगर आपको संपत्ति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो पैसे देने की आपको सेवा देती है। ना कि आपकी प्रॉपर्टी को कभी मैनेज करती है। उसका मेंटेनेंस से कोई लेना-देना नहीं है, वो सिर्फ़ आपको सेवा प्रदान करती है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, यानी आपके और उसके बीच में एक करार हुआ होता है, उसके तहत वो आपको ये सब सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार से जो कस्टमर है वो मैनेजमेंट नहीं देता है अपनी संपत्ति का, बल्कि सिर्फ़ एक छोटा-सा अधिकार देता है, एक लिमिटेड सीमा तक अधिकार देता है PACL को कि वो उसकी संपत्ति पर जाए और उसे विकसित करे, बस। इस प्रकार से बार-बार PACL यही कह रही है, यहाँ फिर से कह रही है कि इसलिए यहाँ मैनेजिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो ग्राहक है, वो सिर्फ़ संपत्ति का पैसा भर रहा है, यानी कि संपत्ति में उसका पूर्ण रूपेण अधिकार हो जाए, इसके लिए वो छोटी-छोटी किश्तों में उस संपत्ति की पेमेंट कर रहा है और जब उसकी पेमेंट पूरी हो जाती है, तो हम उसको उसकी ज़मीन दे देते हैं। इस समय के दरमियान जब वो धीरे-धीरे किश्तें भर रहा है, तब तक के लिए उस संपत्ति पे PACL सिर्फ विकसित करती है उस जगह को, उस ज़मीन को। मात्र इतनी सी सेवा प्रदान करती है, इतना अधिकार उसको उस समय के दरमियान रहता है। बाकी जैसे ही पेमेंट हो गई, तो वो सेवा भी गई, बस वो सीधे प्लॉट दे देते हैं उस ग्राहक को। तो इस प्रकार से इस पॉइंट में तो PACL अपनी यही बात कह रही है कि हम मैनेज नहीं करते हैं संपत्ति को, हम सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को विकसित करते हैं, बस। इसके अलावा PACL साफ कह रही है कि जो भी हमारा ग्राहक के साथ
कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें साफ लिखा होता है। इसके अलावा जो हमारे एजेंट हैं और फील्ड एसोसिएट हैं, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए साफ-साफ बता देते हैं कि पीएसीएल उनको क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करी है। यानी कि यहाँ पे पीएसीएल एजेंट और फील्ड एसोसिएट आ गए कि यही लोग डायरेक्ट डील करते हैं कस्टमर से और पूरा उसको समझाते हैं ग्राहक को क्या है, कैसा है, पीएसीएल क्या करती है, क्या नहीं करती है। और इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन फॉर्म से भी ग्राहक को समझ में आ जाता है कि हम उसको किस प्रकार की सर्विस देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पीएसीएल करती क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ ए पीस ऑफ लैंड, यानी संपत्ति के कुछ भाग का ट्रांसफ़र करती है पीएसीएल अपने नाम से ग्राहक के नाम पर। यानी जो आज की तारीख में तो अब नहीं कह सकते, पीएसीएल तो बंद है, कहने के लिए बंद है। लेकिन जिस समय मान लीजिए खुली हुई थी, तो जो संपत्ति पीएसीएल की थी, आपने जब वहाँ पे पैसा जमा किया तो उसके हिसाब से जितना भी आपकी वैल्यू बनती है, उतना संपत्ति का भाग पीएसीएल आपके नाम पे कर देती है और इसके अलावा उसकी डेवलपमेंट करती है कुछ समय के लिए, जितना भी आपके और पीएसीएल के बीच में करार हुआ होगा, उसके अंतर्गत जो भी समय सीमा तय की गई होगी, उसमें वो सिर्फ उसमें विकास करती है। इस प्रकार से पीएसीएल बार-बार यही चीज़ कह रही है इस पॉइंट में भी। ये देख लीजिए, द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फॉर अ सर्टेन पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द टेन्योर ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सच लैंड फॉर्म्स एन इंटीग्रल एंड कंजॉइंट सर्विस ऑफर टू द एप्लीकेंट। ये एक प्रकार की आप सर्विस ऑफर करते हैं एप्लीकेंट को, पीएसीएल करती है। और पीएसीएल जो है मेंटेनेंस नहीं, डेवलपमेंट में, विकास करने में एक्सपर्ट है और उसको बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग ऐसा करते आ रहे हैं। तो इसमें ग्राहक को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसकी इंटरफेरेंस के बिना ही वो लोग सब कर लेते हैं काम। और इसके अलावा ग्राहक को अधिकार है कि वो सजेशन दे सकता है कि आप संपत्ति को इस प्रकार से विकसित करिए या इसमें ऐसा करिए, सजेशन मात्र दे सकता है। कि कभी आपने भंगू को सलाह दी किसी भी ग्राहक ने? किसी भी ग्राहक को क्या इतना अधिकार था कि वो बोले भंगू को कि मेरी जो ये तमिलनाडु की संपत्ति है, इस पे तुम चरस गांजे की खेती मत करना, यहाँ पे तुम गेहूँ उगाना? क्या बोला कभी किसी ग्राहक ने? क्या उस समय कोई संगठन नहीं था? क्या उस समय ये सब लोग जो आज लोढ़ा कमेटी को भंग करने की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं थे? क्या वो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे कि आपने ग्राहक को कभी ये अधिकार ही नहीं दिया? जो भी पीएसीएल वहाँ झूठ बोल रही थी, उसको उस समय ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब आज जब नौबत लोढ़ा कमेटी तक पहुँच चुकी है, अब इनको लोढ़ा कमेटी भंग करनी है। जब उसी समय ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, तो उस समय ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था ना। बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं कभी। इसके अलावा पीएसीएल अगले पॉइंट में कुछ अपनी पर्टिकुलर संपत्तियों की बात कर रही है। 10 नंबर से 27 नंबर तक प्रॉपर्टी परचेज प्लान की बात करिए, सॉरी प्रॉपर्टी की नहीं, प्रॉपर्टी परचेज प्लान की बात कर रही है। 10 से 27 नंबर तक सब हर एक प्लान को एक ना एक नंबर दे देती है पीएसीएल कि ये प्लान नंबर 1 है, प्लान नंबर 2 है। उसी प्रकार से 10 से 27 नंबर को इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 1997 ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीएसीएल इन रनिंग देम। यानी इनको चलाने में कुछ समस्या हो रही थी, इसलिए पीएसीएल ने 15 दिसंबर 1997 को इन स्कीमों को, 10 से 27 नंबर तक की स्कीमों को बंद कर दिया। और इसके आगे ये बोल रही है कि यही 10 से 27 नंबर का जो ये प्लान इन लोगों ने 15 दिसंबर 1997 को बंद कर दिया था, यही एक मामला चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसका है नाम क्या था, सुब्रत भट्टाचार्य वर्सेस सेबी। इसमें जो जजमेंट हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का 29 अप्रैल 1999 को, उसके तहत पीएसीएल ने अपने ग्राहकों को ऑप्शन भी दिया था। जिन भी लोगों ने 10 से 27 नंबर के प्लान के अंतर्गत अपना पैसा जमा किया था पीएसीएल में, उनको उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आप जो है पैसा या तो अपना वापस ले लीजिए और स्कीम से विड्रॉ कर लीजिए। ये लिखा हुआ है ऑप्शन टू विड्रॉ एंड टू टेक रिफंड और रिटर्न ऑफ देयर मनीज, यानी कि वो उसी समय ख़त्म कर दिया और जो बंद कर दी स्कीम, उसका भी रिफंड उन्होंने उधर दे दिया। तो लगभग ये मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स लिखा है कि लगभग सभी निवेशकों ने उसमें से विड्रॉ कर दिया था स्कीम में से और अपना सारा पैसा उन्होंने वापस ले लिया था, जिससे संबंधित एफिडेविट उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किए थे उस समय। और इसके हिसाब से जो ये 26 नवंबर 1996 की
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सीआईएस से अंतर्गत हैं कि जो जो सीआईएस का काम करते हैं उसकी कुछ शर्तें बताई गई थी 26 नवंबर 1997 को, शुरू में हमने बताया भी था आपको। तो उसके अंतर्गत अब पीएसीएल नहीं आती, यानी पीएसीएल का कहने का मतलब है कि हमारी थोड़ी बहुत सीआईएस से मिलती-जुलती स्कीम 10 से 27 नंबर थी, जो हमने 1997 में ही बंद कर दी। तो हमारा इससे अब कोई लेना-देना ही नहीं है, हमारा काम रियल एस्टेट का है। इसके अलावा पीएसीएल ने 18 अप्रैल 2013 को एक पत्र के माध्यम से पीएसीएल ने सेबी को अपने एक्टिव कस्टमरों की लिस्ट दी थी, सूची दी थी, जिन-जिन लोगों ने पर लैंड की परचेज़ के लिए यानी ज़मीन खरीदने के लिए वहाँ पे अपना अप्लाई किया था, वहाँ पेमेंट की थी और किस प्लान के ज़रिए उन्होंने पेमेंट की थी, उसका भी उन्होंने विवरण किया है उस सूची में और सेबी को सौंप दिया। पीएसीएल सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट करती है, अपनी कंपनी की जानकारी देती है उस एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है कि पीएसीएल क्या-क्या कार्य करती है। कुल मिला के अभी तक मैं जितना भी पढ़ा तो पीएसीएल ने ये कहा कि हम तो सिर्फ ज़मीन को विकसित करते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं हम काम। तो मतलब एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए भी पीएसीएल सब लोगों को यही बताती रही है हमेशा। अब यहाँ पर क्या कह रही है पीएसीएल, ये ध्यान से समझिएगा। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पी प्लान्स ऑफ पीएसीएल आर स्प्रेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ ओनली, यानी कि जो भी काम पीएसीएल करती है एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ उसकी डिटेल देती है, बाकी सब काम तो लोग करते हैं, यानी जो एजेंट हैं और फील्ड एसोसिएट। अभी यहाँ पे आगे ये भी बताएगी। द रूल बुक वॉज नॉट promotional material and the same was merely used as an integral guideline for maintaining the procedure, यानी कि जो भी इन लोगों की रूल बुक है, रूल बुक मतलब ऐसी किताब जिसमें एक कंपनी अपने नियम व शर्तें लिखती है, तो वो नियम और शर्तें सिर्फ अपने प्रोसीजर को चलाने के लिए रहता है, अपनी कंपनी के लिए रहता है, वो कभी किसी ग्राहक को नहीं दिखाते अपनी रूल बुक। ग्राहक को क्या बोलते हैं? द बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड बाय विच द बिजनेस वॉज टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंट्स एंड फील्ड एसोसिएट, यानी हमारा पूरा जो धंधा है ना, वो पूरा सिर्फ हमारे एजेंट और फील्ड एसोसिएट ही चलाते हैं। यानी कि वही एक-एक व्यक्ति जाता है, निवेशक को बोलता है हमारी कंपनी में पैसा जमा करने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, तो हम उसको फिर ज़मीन देते हैं। यानी कि यहाँ सीधे-सीधे एजेंटों और फील्ड एसोसिएट को इन्होंने यहाँ पे घेर लिया कि हमारा सारा काम तो यही करते हैं। इसके अलावा जो इनका ये बाई बैक ऑप्शन होता है, बाई बैक ऑप्शन मतलब कि आपको उन्होंने संपत्ति दे दी और फिर आपने जाके फिर से इनको बेच दी संपत्ति। जैसा ये लोग बता चुके हैं कि ग्राहक कभी-कभी बोलता है, हमसे मिन्नतें करता है कि मेरे को संपत्ति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, तो पीएसीएल वापस इनसे खरीद लेती है संपत्ति, तो वो होता है बाय बैक ऑप्शन। एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी आपको ये रिफंड करते हैं पैसा, और एक्सपेक्टेड एग्रीगेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कुल एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि सबका मिला करके जितने भी निवेशक हैं उन सबका एग्रीगेटेड मतलब होता है कुल। ये तीनों जो हैं किसी भी प्रॉपर्टी परचेज स्कीम का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये किसी भी स्कीम में नहीं लिखा रहता है कि हम आपसे संपत्ति वापस खरीदेंगे या हम आपको रिफंड करेंगे। ये दोनों चीज़ें कहीं भी किसी भी स्कीम में नहीं लिखी गई हैं, पीएसीएल ऐसा बोल रही है। बल्कि ये इनकी 1996 के रूल बुक में मात्र इन लोगों ने एक ये ऑप्शन डाला हुआ है, ये किसी स्कीम का हिस्सा नहीं है। और इसके आगे अब कह रही है पीएसीएल कि अब जो है वो रूल बुक हम नहीं यूज़ करते हैं, अब हम जो बुक यूज़ करते हैं पल्स नेशनल नेटवर्क, ये यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? अब इसमें बोल रहे हैं कि वो रूल बुक हम अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमने उसको अपडेट नहीं किया है। अब इस समय में हम क्या करते हैं, पल्स नेशनल नेटवर्क नाम की बुक है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और विच इज़ एन इंटीग्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह है फॉर एजेंट्स एंड फील्ड एसोसिएट्स ऑफ पीएसीएल, यानी कि इसके अंतर्गत हम ट्रेनिंग देते हैं अपने एजेंटों को और फील्ड एसोसिएट्स को। इसके अलावा यहाँ पे साफ बोल रही है पीएसीएल कि हम जब भी कोई सर्कुलर निकालते हैं तो हम डायरेक्ट ग्राहक से बात नहीं करते हैं, हम अपनी फंक्शनरीज से बात करते हैं। ये सीधे-सीधे एजेंटों को ही यहाँ पे फँसा रही है और इसीलिए बीच में ऐसा भी ऑर्डर हुआ था कि एजेंटों, प्रमोटरों के खिलाफ कहीं पे आप एफआईआर कराइए पुलिस थानों में तो आपको रिफंड होगा। तो ये इसलिए क्योंकि इन लोगों ने साफ बोल दिया कि पीएसीएल डायरेक्ट कभी किसी ग्राहक से नहीं बात करती थी। इन्होंने पल्स नेशनल नेटवर्क नामक किताब निकाली थी और इसके अंतर्गत ये लोग ट्रेनिंग देते थे और जो भी बातचीत है ये अपने रीजनल मैनेजर से करते थे, डिविजनल मैनेजर से करते थे, फील्ड सीनियर्स से करते थे, आदि। यहाँ आदि का मतलब एजेंट भी है, ये छोटे-छोटे जो एजेंट हैं ये सब है इसका कहने का मतलब।
इसके आगे पीएसीएल कह रही है कि इसलिए ये जो है कोई मार्केटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पैकेज है जिसमें हम लोग सेल और परचेज और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यानी कि बेचना, उसको लैंड को खरीदना और उसमें खेती-बाड़ी करना, उसको विकसित करना, सिर्फ़ इस तरीके की बातें हैं जो कि सीधे कस्टमर को बताई जाती हैं, ताकि वो आसानी से सोच समझ के अपना फ़ैसला ले। अब इतना जो हमने पढ़े पॉइंट, इसमें आपको जो भी समझ में आया, उससे अपनी बुद्धि को आप विकसित करिए कि आखिर गलत है कौन? पीएसीएल गलत है कि लोढ़ा कमेटी गलत है कि सरकार गलत है, सेबी गलत है? कौन गलत है आखिर? यहाँ पीएसीएल खुला बोल रही है कि हम तो कोई चीज़ कभी कस्टमर से डायरेक्ट बोलते ही नहीं थे, हम तो सीधे एजेंट को ही फँसा रहे हैं सीधे-सीधे कि वो बोलता था जाके मतलब एजेंट को सब कुछ पता था कि पीएसीएल में क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। क्या उस समय वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था संगठन? क्या उस समय ये सब लोग जो आज भंग कराने की बात कर रहे हैं लोढ़ा कमेटी को, ये उस समय यहाँ रोक नहीं सकते थे कि आप इसमें एजेंटों को क्यों फँसा रहे हैं? उन्होंने क्या किया वहाँ पे? आपने उनको बोला आपको क्या कोई भी एजेंट ऐसा बोल सकता है कि हाँ, मेरे को पीएसीएल ने ऐसा बोला था कि आप ग्राहक को ले आइए, यहाँ पे उनको संपत्ति दी जाएगी। ऐसे कितने एजेंट हैं जिनको ये बताई गई थी बात सीनियर के द्वारा? तो साफ देख लीजिए कि पीएसीएल कितना झूठ बोल रही है सेबी को और फिर आप लोग बोलते हैं कि सेबी गलत है, लोढ़ा कमेटी गलत है और पीएसीएल तो बिल्कुल सही थी, जो अपने आप को बचाने के लिए सीधे एजेंटों को फँसा रही थी। गनीमत मानिए कि आप लोग आज जेल में नहीं हैं, भंगू जेल में है आज। अगर इसकी ये सब बातें सही वहाँ पे मान ली जाती ना, एजेंटों को भी आज अंदर कर देते। इसमें कहीं न कहीं अभी आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से सेबी ने सिर्फ़ भंगू को, ये कंपनी के डायरेक्टरों को जेल में डाला। आज एजेंट सुरक्षित अपने घर में बैठा हुआ है, वो जेल में क्यों नहीं है? कम से कम गनीमत मानिए इतना तो किया सेबी ने। जिससे प्रश्न करना चाहिए, उससे प्रश्न करिए, उचित प्रश्न करिए। अब आप किसी सीनियर से जाके पूछेंगे कि पेमेंट कब होगी, तो ये कोई उचित प्रश्न है ही नहीं। उचित प्रश्न ये है कि 21-22 का डाटा कहाँ है? 21-22 का पैसा किस बैंक में जमा हुआ? उचित प्रश्न ये है कि जो ये 22/8/2014 का जो ऑर्डर पढ़ा जा रहा है वीडियो में, क्या जो ये इसमें बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या ये आपको पता था? आपको नहीं पता था तो आपके सीनियर को तो पता होगा ना, उससे फ़ोन करके पूछो। तो वो क्या जवाब देता है? क्या इससे आपको नेगेटिव पॉज़िटिव का पता नहीं चलेगा? तो इसलिए कह रहे हैं साथियों, जो भी करिए सोच समझ के करिए, अपने फैसले खुद लीजिए और जिस प्रकार से आप जिस दिशा में चल रहे हैं वो बहुत हद तक सही दिशा है, लेकिन आगे जो भी कदम चलिए फूँक-फूँक के चलिए, सारी सच्चाई जान कर चलिए। आशा है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं प्रयास करूँगी कल इसके आगे और जल्दी-जल्दी हम इस ऑर्डर को पूरा करें, ताकि हम सेट के ऑर्डर तक पहुँचे और वहाँ पे हम जानें सीधे-सीधे कि आखिर भैरव सिंह रजावत ने एफ़िडेविट में ऐसा क्या लिखा था। कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकाल के लिखा होगा ना सेट कोर्ट ने, वो भी तो हमारे सीनियरों ने हमको नहीं बताया। तो कम से कम वो ऑर्डर पढ़िए तो हम आज तो उसके ऊपर कुछ न कुछ कर सकते हैं ना कि हाँ, भैरव सिंह रजावत ने वहाँ पे गलत लिखा। उसकी पूरी पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन वहाँ पे हमारे अहित के लिए काम कर रही थी। अपनी बात को हमको वहाँ रखना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें ये पूरा जानना पड़ेगा क्या है मैटर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।